NCERT साइंस चैप्टर 5 पार्ट 3। ठीक है देवांश, चलो देखते हैं। हिंज जॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और हिंज जॉइंट्स में कैसा होता है, जैसे दरवाजे खिड़कियों का हिंज होता है जिसमें एक्चुअली वो जस्ट वन डायरेक्शनल मूव होता है आगे और पीछे। एग्जैक्टली उसी तरह का हमारे बॉडी में भी कुछ हिंज जॉइंट्स होते हैं जिसका मूवमेंट जो होता है वो बिल्कुल आगे और पीछे का होता है। चलो देखते हैं हमारे बॉडी में जो हिंज जॉइंट है वो कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, चलो देखो, ये जो हिंज जॉइंट होता है नीज, एल्बो, एंकल्स, फिंगर्स, टोज। ठीक है, और भी है। हाँ बहुत कुछ और भी इंफॉर्मेशन है बट इनमें ही होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, नीज में, एल्बोज में, एंकल्स में, फिंगर्स में और टोज में। और ये जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है, यानी कि जस्ट वन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ठीक है, एक्टिविटी 3 चलो यहां देखते हैं। कह रहा है लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज। मेक अ सिलेंडर विथ कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग बताया था ना कि हम लोग क्या यहाँ पे उस वाले में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, ठीक है, कुछ वैसा ही हम लोग को फिर से एक सिलेंडर बनाना है। किस चीज से, कार्डबोर्ड से या थिक चार्ट पेपर से, एज शोन इन फिगर 5.5। कहाँ पे है भाई, 5.5 यहाँ। अच्छा वो नीचे में है। ठीक है, अच्छा तो इस तरह से हम लोग सिलेंडर बना लिए। अब क्या कह रहा है, अटैच स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पायसिंग द सिलेंडर एट द सेंटर। अब बीचों बीच में क्या करना है ना, पियर्सिंग। ठीक है, थैंक यू। अब क्या करेंगे, अब वहां पे एक होल करेंगे। तो क्या करेंगे, बीचों बीच में छेद करेंगे, वहां एक पेंसिल को इंसर्ट करेंगे। अटैच स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पियर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर एज शोन। ठीक है, इस तरह से देख रहे हो यहाँ पे। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, मेक अ होलो हाफ सिलेंडर। अब एक होलो हाफ सिलेंडर तैयार करेंगे, यानी कि वो सिलेंडर को बीचों बीच से काटेंगे। दैट मीन्स कि ये नहीं कि हॉरिजेंटल, है ना, हॉरिजेंटल भी काटेंगे तो हल्का सा मोड़ देंगे तो हो जाएगा। दैट मीन्स कि जस्ट है ना, उसको सिलेंडर को है ना रेडियस वाइज नहीं काटेंगे, मतलब दैट मीन्स कि जस्ट है ना सर्कमफरेंस के चारों तरफ से नहीं काटेंगे, उसके हाइट के अकॉर्डिंग काटेंगे। ठीक है, वही तो करना है। हाँ उसी को तो कह रहा है यहाँ पे कि उसको क्या करना है, हाफ सिलेंडर बनाना है। देख रहे हो ये येलो वाला, ये येलो पोर्शन देख रहे हो, यहाँ से लेके ये राउंड है, यानी कि ये सेमी सर्कल बना रहा है। इसका जो वन एज है वो सेमी सर्कल और हाइट वही इंटैक्ट है जो सिलेंडर का है, उस तरह का बनाया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, मेक अ होलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट इजीली। जो पहले से ऑलरेडी सिलेंडर है वो उसके आराम से उसके अंदर आ सके। द होलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट अलाउज मूवमेंट लाइक अ हिंज। अब जो है उसके अंदर, यानी कि ये देखो गौर से, ये जो पेंसिल यहाँ पे हम फिक्स किए हैं, ये पेंसिल फिक्स है ना, वो उस होल में मूव नहीं कर रहा है। अभी उस पेंसिल को अगर आप एक साइड से दूसरी तरफ ले आओ, दूसरे साइड से फिर पहले साइड में ले आओ, तो वहां पे जो मूवमेंट हो रहा है जस्ट बिकॉज कि वो जो पहला वाला सिलेंडर है दूसरे वाले सिलेंडर के अंदर क्या कर रहा है, फिक्स है, तो उसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक उस अंदर वाले सिलेंडर का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। बात समझ रहे हो कि यहां पर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इसका मूवमेंट हो रहा है। तो ये कुछ वैसा ही मूवमेंट है, यहाँ जो पेंसिल का मूवमेंट है यही मूवमेंट है ना एक्चुअली। ये यहाँ पे एक पेंसिल है, पेंसिल एक ही है, पर यहाँ पे मूवमेंट के रेंज को दिखलाने के लिए यहाँ पे दो पेंसिल्स दिखलाए जा रहे हैं। ठीक है, अब बिकॉज ये तो कोई कॉपी है ना, ये कोई वीडियो है नहीं कि यहाँ पे अब आपको है ना वो बिल्कुल चलता हुआ वीडियोस दिखलाएगा। तो इसलिए ये यहाँ पे रेंज दिखला रहा है कि ये जो पहला पेंसिल है ना, और यही पेंसिल यहाँ इस पोजीशन पे है और फिर यही पेंसिल फिर ये पहले पोजीशन पे आएगा। तो इस तरह का जो मूवमेंट होगा ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है। तो ये मूवमेंट जो है आपका बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हिंज का मूवमेंट होता है।
अगर ये डोर है, ये पेंसिल, तो इसी डोर का पोजीशन फिर यहाँ और फिर इसी का यहाँ, यही इसका एक मूवमेंट का क्या है, रेंज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ जो मूवमेंट हो रहा है वो बिल्कुल हिंज की तरह हो रहा है। The half cylinder, the hollow half cylinder with the rolled up cylinder sitting inside it allows movement like a hinge. Try to move rolled up cylinder. अब है ना, उसको मूव करने का कोशिश करेंगे जो सिलेंडर है। How does it move? So how is this movement different from what we saw with our constructed ball and socket इसका joint? एक रेस्ट्रिक्शन ज्यादा है बॉल सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो कंप्लीटली राउंड राउंड घूम जाता था। वो था क्या था, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यहां पे देखिए ये जो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये ऑलमोस्ट इसका जो रेंज है, ये आप जो देख रहे हैं ये पूरा सर्कल, ये इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में ये गोल 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 कहीं भी घूम जाता था। जबकि उसका क्या है, और ये एक प्लेन नहीं मल्टीपल प्लेन में जाता था। मल्टीप्लेन कहने का मतलब कि मान लो कि यहाँ पे ये जो है ये इस पॉइंट पे गया तो वो नीचे की तरफ गया, इस पॉइंट पे आया तो ऊपर की तरफ आया, इस पॉइंट पे दाएं और इस पॉइंट पे बाएं, ये गोल गोल घूम रहा है। जैसे हम अपने हाथों को घुमाते हैं, हाथों को घुमाते हैं तो एक वक्त में हाथ साइड में, फिर ऊपर, फिर दूसरे साइड में, फिर नीचे। तो एग्जैक्टली वैसा ही ये जो पेपर सिलेंडर गोल्डन कलर का ये जो दिखला रहा है, ये वैसा ही है कि इसका जो मूवमेंट है कंप्लीटली राउंड राउंड है, गोल गोल सा है ना। तो ये जो मूवमेंट है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मूवमेंट है। तो इसमें क्या होता है, ये कंप्लीट 360 एंगल में मूव कर सकता है ना। बट हाँ, इसके भी एक लिमिटेशंस है। ये जो हाथ आपका पीछे है एग्जैक्टली आपका है ना हमारे कंधे के अंदर नहीं घुस सकता है, यानी कि इसका भी एक लिमिट है ना, इसका भी एक लिमिट है, बिकॉज ये जॉइंट ही है ना। कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो कि जस्ट हर डायरेक्शन में कैसे मूव कर सकता है ना। हर चीज का अपना एक लिमिट है। मगर हाँ, इस जॉइंट में क्या है, इस जॉइंट में काफी हद तक कंप्लीट है। ये इस जॉइंट में है ना, जो मूवमेंट है वो उसके कंपैरिजन में ज्यादा मूवमेंट है ना। अब जैसे पैर को ही हम लोग मूव करते हैं तो पूरा पूरा राउंड राउंड मूव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि हम पैर को साइड वेज है ना एकदम बिल्कुल इस तरफ कुछ, तो यानी दैट मींस कि जस्ट है ना हम राइट साइड में पूरे पैर को है ना उठाकर कंधे पे नहीं सटा सकते हैं, है ना, राइट साइड में। अब फ्रंट से थोड़ा उठा सकते हैं, बैक से भी नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि हर चीज का एक रेस्ट्रिक्शंस बना हुआ है बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, है ना। सिर्फ जॉइंट का ही नहीं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मसल्स का भी है। टिश्यूज, नर्व सबसे इम्पोर्टेंट नर्व्स है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ जो है इसका क्या है, तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंसेस है। इसमें मतलब वन प्लेन में ही एक्चुअली मूवमेंट हो रहा है, वहां पे मल्टी प्लेन में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि पैर का मूवमेंट होता है हमारा, तो पैर का जो ये नीचे वाले लोअर लिम्स, लोअर मतलब कि जस्ट जो पोर्शन है, थाई वाला पोर्शन हो गया, और ये जो पैर का नीचे वाला हिस्सा हो गया, इसके बीच का जो मूवमेंट है ये सिर्फ वन डायरेक्शनल है ना। कभी भी आप इसको दूसरे डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते हो। जबकि उसी तरह से हाथ का जो मूवमेंट है, लोअर आर्म एंड अपर आर्म का, इसके बीच का जो मूवमेंट है वो वन डायरेक्शनल है। आप कभी भी इसको राइट या लेफ्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसको राइट या लेफ्ट नहीं कर सकते हो, राइट कर सकते हो, लेफ्ट कर सकते हो, है ना। इस तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा है। आप वो जो खो रहा है वो ये इसका है, वो मूवमेंट जो हो रहा है वो तो आपका बॉल एंड वो शोल्डर मूवमेंट है, जॉइंट है, शोल्डर मूवमेंट है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट दी एल्बो इन एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में एल्बो में इस तरह का मूवमेंट हमने देखा था, हिंज जॉइंट वाला मूवमेंट। सो व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 5.5 इज डिफरेंट फ्रॉम अ हिंज, ठीक है। यानी कि ये जो है, जो रियल लाइफ हिंज होता है उससे थोड़ा डिफरेंट है, बट द मूवमेंट इज ऑलमोस्ट सेम ऑफ कोर्स, बट इट इलस्ट्रेट्स द डायरेक्शन इन विच अ हिंज अलाउज मूवमेंट। पर इसमें जो मूवमेंट हो रहा है वो उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में हिंज का मूवमेंट होता है,
ठीक है, तो थोड़ी हम जैसे लोग के हाथ में दरवाजे या लग गया। उस तरह का थोड़ी ना हिंज लगाएगा, यहाँ पे कोई नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, द एल्बो हैज अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, है ना, इसमें वन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। सो कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जांपल्स ऑफ सच जॉइंट्स? अभी हम आपको बतलाएं कि हिंज जॉइंट जो है वो कहाँ कहाँ होता है, नीज में, एल्बोज में, एंकल्स में, फिंगर्स में और टोज में। ठीक है, एंकल्स मतलब ये, हाँ, टखना जिसको कहते हैं, पैर में नीचे में होता है वो। ठीक है, ये जी हाँ, ये वाला, ये यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये तो नहीं है। और ये आपका क्या हो गया, एल्बो हो गया, हैं? ये आपका हाँ, फिंगर्स हो गया। fingers। ठीक है, इन सब का ध्यान रखना है। तो फिर वृष्ट हम लोग का इंजन नहीं है, वृष्ट हाँ है। अब देखो यहाँ पे फिक्स्ड खाली जॉइंट्स, एग्जांपल दिया है, मतलब और भी हो सकता है ना। लगभग मैक्सिमम दे ही दिया है। फिक्स्ड जॉइंट्स, सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फार। अब जैसे कि क्या है कि जॉइंट्स तो पूरे बॉडी में है, उसी तरह हमारे हेड में भी जॉइंट है, पर वो जो हेड का जॉइंट है वो दूसरे बाकी और जॉइंट से डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है इसमें? द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स, यानी कि ये जो जॉइंट्स है, इन जॉइंट्स पे मूवमेंट नहीं होता है। चूंकि इन जॉइंट्स पे मूवमेंट नहीं होता है, इसीलिए ऐसे जॉइंट्स को फिक्स्ड जॉइंट्स कहते हैं। खाली मुझे लगता है कि एक जॉइंट है ये हेड में जो कि मूवेबल है, लोअर जॉ और अपर जॉ। अभी हम लोग आएंगे उस पर ना, सारी चीजों पे आएंगे। फिक्स्ड जॉइंट्स का मतलब क्या है? दीज आर फिक्स्ड, मतलब ये मूव करने वाले नहीं है। सो व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, अभी जब हम अपना मुंह खोलते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नीचे का जो जॉ है ना, वो एक्चुअली ऊपर नीचे होता है। जब हम बोलते हैं तो वो जॉ ऊपर नीचे होता है, और इसी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, बोल पाते हैं। अगर ये भी फिक्स्ड जॉइंट्स होता तो फिर ना खा पाते, ना बोल पाते, ना किसी काम को कर पाते, है ना। ऑलमोस्ट सारी चीजें फिक्स्ड हो जाती हैं हमारी। सो व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड। तो नीचे वाला जो जॉ है ना, उसको हम लोग ऊपर वाले हेड से थोड़ा सा दूर ले जाते हैं, फिर अकॉर्डिंगली उसको पास लाते हैं। सो ट्राई टू मूव योर अपर जॉ। अब ये कह रहा है कि क्या अपर जॉ आपका मूव होता है? अपर जॉ वो फिक्स रहता है, वो जो है वो क्या होता है, फिक्स रहता है। आर यू एबल टू मूव इट? देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज अ फिक्स्ड जॉइंट। अब जो ये अपर जॉ है, क्योंकि लोअर जॉ तो है पर अपर जो है ना, अब ये जो अपर जो है और बाकी का जो हेड है उसके बीच का जो जॉइंट है, उसमें कभी मूवमेंट देखे हैं आप? नहीं। जो अपर जॉ और बाकी का जो हेड का पोर्शन है, जो हड्डी है, उनके बीच का जो जॉइंट्स है वो फिक्स्ड जॉइंट है, वो फिक्स्ड है, उनके बीच का मूवमेंट नहीं दिखता है। और चूंकि उनके बीच एक जॉइंट है जो कि मूव नहीं करता है, इसलिए उसको फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं। ठीक है, वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हम इनमें से क्या कर रहे हैं, हम इनमें से कुछ ही जॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हिंज जॉइंट होने वाले, हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ है ना वन डायरेक्शनल मूवमेंट है। जिसमें भी वन डायरेक्शनल मूवमेंट है जो हिंज की तरह काम करता है, आप उसको हिंज जॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, सो वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अभी जैसा कि हम लोग पहले भी चेक कर चुके हैं नेट पे, जो जॉइंट्स होता है उनमें भी बहुत सारे वेराइटीज होते हैं, है ना। अब हम लोग सारे डिटेल्स में तो नहीं जा रहे हैं ना। हम लोग को पढ़ाया गया क्या, हिंज जॉइंट्स पढ़ाया गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़ाया गया, फिक्स्ड जॉइंट पढ़ाया गया, और क्या था? बस हिंज जॉइंट, बॉल सॉकेट जॉइंट, नहीं पिवट जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट, है ना, पिवट जॉइंट या पाइवोटल जॉइंट पढ़ाया गया था। तो इन सारे जॉइंट्स नहीं, इतना ही, जितना पूछे उतना ही काफी है। दैट्स ऑल, हम सफिशिएंट, हम सेटिस्फाइड हैं। आगे पढ़ते हैं, है ना। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। तो ये सारा जॉइंट्स पढ़ाया गया, है ना। सो पाइवट जॉइंट पढ़ाया गया,
अब देखिए आगे क्या करना है। तो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सारे बस इतने ही तरह के ज्वाइंट्स होते हैं, इनके अलावा भी, मगर मेजर ज्वाइंट जो है आपको जो जानने हैं आपके लेवल के हिसाब से, वो इतने हैं और ये काफी सफिशिएंट है। अब कह रहा है व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप्स। तो हमारे बॉडी में हमारा फेस जो है एक पर्टिकुलर शेप रखता है, जिसकी वजह से उसमें आई बॉल्स होते हैं, जिसकी वजह से है ना मुंह का अपना एक शेप होता है ना, जबड़ों का अपना शेप होता है। यानी कि एक ओवरऑल शेप जो हमारे बॉडी को मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से मिलता है? किस वजह से? बोन्स की वजह से मिलता है। यानी कि वो जो बोन है, वो बोन हमारा फ्रेमवर्क तैयार करता है। जिस तरह से एक बिल्डिंग में रॉड्स और वॉल्स तो होते हैं, बट पिलर्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो उस पूरे बिल्डिंग का एक ओवरऑल लुक डिसाइड करते हैं। वैसे ही हमारे बॉडी में बोन्स जो है वो हमारे बॉडी का ओवरऑल लुक डिसाइड करता है कि हमारा जो पूरा बॉडी होगा वो कैसा होगा। अगर किसी की का जो स्केलेटन है उसकी हाइट अगर 5 फुट 8 इंच है, तो जाहिर सी बात है उसकी जो बॉडी होगी, अगर किसी का हाइट जो है वो 5 फुट 8 इंच है, तो उसकी बॉडी कभी भी ओवरऑल बॉडी 5 फुट 3 इंच की नहीं होगी, है ना। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं उसका स्केलेटन जो है इस बात को डिसाइड करता है कि उसकी हाइट क्या होगी, उसका जो आउटर लुक होगा वो कैसा होगा। स्किन डार्क होना या फेयर होना वो एक अलग बात है ना, बट ओवरऑल लुक क्या होगा वो स्केलेटन डिसाइड करती है। If you wanted to make a doll, what will you make first? Perhaps a framework to give the doll shape before making its outer surface. So if you wanted to make a doll, what will you make first? तो अगर डॉल बना रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तो perhaps a framework will give the doll shape before making its outer structure. तो यानी कि जो सबसे पहला जो जरूरत है वो है क्या? तो उसका फ्रेमवर्क, यानी कि जो हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क है वो हमारा स्केलेटन है, तो एग्जैक्टली वो इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से है ना, एक डॉल बना रहे हैं तो उसका भी फ्रेमवर्क होगा। अब यहाँ देखते हैं, ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी। हमारे बॉडी का जो शेप है ना, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? तो वो हमारे बोन्स पे डिपेंड करता है, यानी कि हमारे स्केलेटन पे डिपेंड करता है। The human skeleton is composed of around 305 bones at birth, है ना। जब हम लोग पैदा लेते हैं तो हमारे बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? 305 बोन्स होते हैं। याद है कि पिछली बार जब मैं पढ़ा था 306 लोग बोल रहे थे। 306 बोन्स होते हैं, और वो घटते घटते फिर कितने हो जाते हैं? 206 हो जाते हैं। यानी कि बोन्स घट जाते हैं। घट कैसे जाते हैं? घट जाते हैं मतलब जो 2 बोन थे, 3 बोन थे, 1 बोन बन जाते हैं। हाँ, वो ज्वाइंट हो जाते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विद एजेस, है ना। एज जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वो बोन्स हमारा क्या होता है? कम होता है। इट डिक्रीजेस टू 206 बोन्स बाय एडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज्ड टुगेदर। वो आपस में जुड़ जाते हैं। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। जो हमारे ह्यूमन बॉडी का जो बोन्स का जो फ्रेमवर्क होता है उसको स्केलेटन कहते हैं, है ना। ये कुछ ऐसा होता है जो आप फिगर 5.7 में देख रहे हैं, द ह्यूमन स्केलेटन। यहाँ पे जो सबसे लंबी हड्डी जो दिख रही है आपको, वो कौन सी हड्डी दिख रही है? फेमुर, है ना। फेमुर जो है वो ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है ना। इसको फेमुर कहते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका, ये आपका हिप बोन है ना। यहाँ पे ये वाला जो जॉइंट है यही आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। उसी तरह से आपका यहाँ पे जो है वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। और उसके अलावा और भी अदर जॉइंट, जैसे यहाँ पे ये क्या है? हिंज जॉइंट है। यहाँ पे कोई हिंज नहीं लगा हुआ है, बट ये जो जॉइंट है ये बिल्कुल हिंज की तरह है, और इस वजह से इसको हिंज जॉइंट कहा जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से फिंगर हो गया, एल्बोज हो गया, नी हो गया, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सो हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन? ठीक है, सो ये जो आप देख रहे हैं
ये ह्यूमन स्केलेटन है, इस चीज को हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? सो हाउ डू वी नो द शेप्स ऑफ डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी? हमारे बॉडी में अलग अलग बोन्स का शेप क्या है, इस चीज को कैसे पता करेंगे? सो वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड द नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बाय फीलिंग देम। अब क्या है ना कि अपनी हड्डियों को छू कर भी हम एहसास तो कर सकते हैं, ठीक है? सो वन वे वी कुड नो द शेप बेटर वुड बी एक्सरे, है ना? अब ये हड्डियों को देखने और समझने के लिए हम लोग एक और काम कर सकते हैं, एक्सरे निकाल सकते हैं। तो एक्सरे निकालने से अच्छा है कि हम लोग दूसरे का जिसका एक्सरे निकला हुआ उनके एक्सरे से हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं। फिगर 5.8 देखेंगे, ठीक है? तो एक्सरे निकालेंगे, जो पहले से बहुत सारे लोगों का निकला होता है वो निकालेंगे, है ना? आदमी चाहे गोरा हो या काला हो, सुंदर हो या बदसूरत हो, है ना? जो एक्सरे होता है बिल्कुल सबका एक जैसा आता है। अब देखो एक्सरे इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, आप इसको देखिएगा तो आपको बोन्स के बारे में लगभग सब कुछ पता चलेगा। बिकॉज एक्सरे का काम क्या होता है, वो बोन्स को ही सिर्फ समझिए फिगर आउट करके दिखाता है, वो एक्चुअली आपके स्किन को इग्नोर करता है। जबकि अगर किसी तरह का कोई मेटल वगैरह अगर आप पहने यूज कर रहे हैं तो उसको हटवा दिया जाता है जनरली। कभी गए हो कि नहीं? भगवान ना करे कभी जाए। नहीं, तुम नहीं बेवकूफ, है ना? मतलब दैट मीन्स कि कभी तुम हम लोग के साथ क्या थे? नहीं गया था बाहरी रूम के। हाँ, सो देखो यहाँ पे did you or anyone in your family ever had an x-ray of any part of your body taken? Yes. Sometimes when we are hurt or have an accident, doctors use these x-ray images to find out about any possible injuries that might have happened to the bones. अब हड्डियों में चोट लगा है तो भैया वो चोट है ही, सिर्फ चोट ही है या हड्डियां टूट गई हैं, इस चीज को पता करने के लिए हम लोग एक्सरे वगैरह निकालते हैं। या फिर किसी तरह का कोई है ना एक्स्ट्रा डेवलपमेंट है अगर बोन्स में, जैसे कि हमारे एक फ्रेंड के साथ क्या हुआ था कि उसकी जो हेयर लाइन क्रैक हुआ था उसके हाथ में, शोल्डर में, और उसके शोल्डर की हड्डियां जो थी उस जगह की वो थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा ग्रो कर गई थी, है ना? वो बाद में हीलिंग प्रोसेस के थ्रू। अब ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हुआ था उसकी वजह से उसका जो हाथ का जो मूवमेंट था वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया था, यानी कि जितना मूवमेंट होना चाहिए था उतना मूवमेंट उसका नहीं था, ठीक है? तो ये सारी चीजों को पता करने के लिए कि वेदर किसी तरह का इंजरी है या किसी तरह का एक्स्ट्रा डेवलपमेंट है, ये सारी चीजों को पता करने के लिए एक्सरे निकाल सकते हैं हम लोग। यानी कि सीधा कि बॉडी के अंदर देखने का ये एक अच्छा तरीका है। एक्सरे शोज द शेप्स ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी। ये सिंपली क्या दिखलाता है, हमारे बोन्स का शेप दिखलाता है। सो फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, है ना? फोर आर्म में आप अपने बोन्स को फील कर सकते हैं। अपर आर्म में कर सकते हैं, लोअर लेग में कर सकते हैं, अपर लेग में कर सकते हैं। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट, और छू कर पता करने का कोशिश कीजिए कितने बोन्स हैं आपके बॉडी में, कहाँ पे। तो आप एक काम तो ये कर सकते हैं, दूसरी काम है सिंपली आप पता कर सकते हैं बुक्स के थ्रू, ठीक है? और हम लोग मेजॉरिटी केसेस में बुक्स के थ्रू ही पता करेंगे। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स एंड कंपेयर दीज, है ना? आप गौर से देखिए, हर चीज को छू कर, है ना? वो ज्यादा अच्छा रहेगा जब कुछ करने को मिलेगा ना, ठीक है? तो आप छू कर चेक कीजिए कि कहाँ पे कैसा बोन्स है, कहाँ जॉइंट्स है, किस तरह का जॉइंट्स है, ठीक है? तो इस तरह से आपको पता चलेगा। Feel the bones of your ankle and knees joints and compare these with the X-ray images 5.8. अब यहाँ देखो ये जो 5.8 जो है वो क्या है, X-ray images of ankle and knee joints. नी जॉइंट और एंकल का एक्सरे है ना? ये आपका एंकल हुआ, लग रहा है ना जूते का हील जैसा, और ये जो है आपका क्या हो गया, ये आपका नी हो गया, है ना? ये देख रहे हो, ये वाला ऐसे, और ये वी शेप का है लगभग। ये जो वी शेप का है, ये ऐसा शेप जो है इसको रिस्ट्रिक्ट करता है किसी अदर डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ इसको हिंज जॉइंट के मूवमेंट के लिए, ये हिंज जॉइंट है और इस वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंज मूवमेंट होता है, दैट मींस कि जस्ट बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है, ठीक है? अब आगे देखिए, बेंड योर फिंगर्स। अपने फिंगर्स को जब आप बेंड करते हैं तो इसमें भी जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है,
तो वो आपका हिंज ज्वाइंट वाला मूवमेंट होता है ना। आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी ज्वाइंट, है ना। तो फिंगर्स के सारे जो जितने भी ज्वाइंट्स हैं वो तो भाई बेंट होते हैं, है ना, वो बेंट होते हैं। तो यस, फील द बैक ऑफ योर पाम, है ना, फील द बैक ऑफ योर पाम, ठीक है। इट सीम्स टू हैव मेनी बोन्स, है ना। यहाँ पे जो है जब आप अपने हथेली के बैक को देखिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा बोन्स दिखता है। ये बोन्स कुछ ऐसा ही है ना, देख रहे हो कैसा है। और ये तो फिर भी फिंगर्स है ना, 1 2 3, ये आपका ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये आपका पाम के का बैक है। गजब है ना। ऐसा एक हाथ अगर गाल पे पड़ जाए तो कैसा लगेगा? जिसका भी है ना, थप्पड़ मारूंगा उस आदमी को और भाग वो उसका सारा का सारा बोन्स बिखर जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। अब देखिए, फील द बैक, काट ले, कुछ नहीं ना, बस बोन्स हैं। अब देखिए, सो फील द बैक ऑफ योर पाम, इट सीम्स टू हैव मेनी बोन्स, इजंट इट? सो इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल? हाँ भाई हाँ, ऐसा तो है। सो इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स, है ना। छोटे छोटे बोन से बना हुआ है हमारा जो पूरा का पूरा रिस्ट है, और इसको क्या कहते हैं? कार्पल्स कहते हैं। जो हमारा जो फिंगर्स वगैरह है, ये सब छोटे छोटे बोन्स है। सो व्हाट विल हैपन इफ इट हैज ओनली वन बोन? जाहिर सी बात है, अगर सिर्फ और सिर्फ एक बोन होता तो ये जो सारा पॉसिबल मूवमेंट्स है, ये मूवमेंट्स पॉसिबल नहीं हो पाता। और अगर ये मूवमेंट्स नहीं होता तो फिर आज जो हम सारी तमाम तरह की चीजों को उठा पाते हैं, सारे काम को कर पाते हैं, वो सारे काम नहीं होते। ठीक है। एक्टिविटी 4, इसमें देखिए, टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल। फील योर चेस्ट बोन्स। क्या फील हो रहा है? रिब्स फील हो रहे हैं, है ना। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट, है ना, एंड बैक एट द सेम टाइम। काउंट एज मेनी रिब्स बोन्स ऑफ द चेस्ट, है ना। सबको काउंट करो, कितने हैं भाई? 12 है। चलो देखते हैं। तो रिब केज जो है कुछ ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है जो यहाँ पिक्चर में दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये टोटल 20। कोई बात नहीं, तुम जितना काउंट किए। अब देखो, आसपास में बोल रहा हूँ। क्या? पैर्स बोल रहा हूँ। पैर से बोल रहे हो? रिब केज तुम्हारे पैर में कैसे आ गया? एक यहाँ पे, बाकी लोगों का बाकी लोगों का जो रिब केज होता है वो है ना चेस्ट के पास होता है। तुम्हारा रिब केज पैर में क्या कर रहा है? पैर 2। चलो समझ रहे हैं, ये पहले से तुम पढ़े हुए हो। 12 ribs on each side of the chest, वही तुम्हारे So observe figure 5.10 carefully and compare with what you feel of the chest bones. We see that the ribs are curiously bent, है ना, मतलब वो सिंपली बेंट होता है जैसा कि आप देख रहे हो। वो क्यों होता है? बिकॉज वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को एक्चुअली प्रोटेक्ट कर सकें। दे ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। वो एक्चुअली ऐसा होता है कि वो आगे से पीछे तक बिल्कुल एक बॉक्स बनाता है। वो इसलिए क्योंकि इसके इंटरनल ऑर्गन्स को वो प्रोटेक्ट कर सकें। सो रिब केज इज अ टाइप ऑफ cage to protect all the internal organs which is available in the chest area of our body. So it's a framework as well as it's a protector for the internal organs, है ना। So they join the chest bones and the backbone together to form a box. This is called the rib cage. ये जो box है ये आपका rib cage कहलाता है। There are 12 ribs on each side of chest, है ना। chest के हर साइड में टोटल कितने ribs होते हैं? 12 ribs होते हैं। So some important internal parts of our body lie protected inside this cage. कुछ internal parts हैं हमारे body में, है ना,
वो लाई करते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं इनसाइड दिस केज, इसके अंदर। सो आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टो विदाउट बेंडिंग देयर नीज, है ना, बगैर नी को बेंड किए हुए अगर हम ऐसा करते हैं तो ये एक टाइप का एक्सरसाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, ठीक है। पहली बात तो ये समझ गया ना कि अपने दोस्त को क्या कहना है कि भाई अपने टोज को टच करना है। तो जब टोज को टच करोगे तो आपका जो सबसे ज्यादा मूव होगा वो आपका बैकबोन मूव होगा, ठीक है। अब जब ऐसा करता है वो स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, तो फिर उसके नेक से लेते हुए मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, तो उसके गले से लेकर उसके, है ना, जस्ट उसके कमर तक जो बीचों बीच का जो जहां पे बैकबोन होता है उसको टच करोगे, फील करोगे। सो ऑन द बैक ऑफ फ्रेंड, सो व्हाट यू फील इज द बैकबोन, जो आपको हड्डी फील होता है, यानी कि पीठ के बीचों बीच का हड्डी, ये आपका क्या है, ये वाला, ये जो है पीठ के बीचों बीच का जो हड्डी है जो हल्का उभरा हुआ होता है वो आपका बैकबोन है। क्या है वो? बैकबोन है। तो बैकबोन जो है वो तो एक्चुअली बोन है, बट उसके अंदर जो रहता है वो क्या है, जैसे कि हमारे घरों में, हमारे घर में जैसे पीवीसी पाइप्स होते हैं और उस पाइप्स के अंदर, है ना, इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, वैसे ही ये पीवीसी पाइप है ना, बोन्स है, जिसको हम लोग बैकबोन कहते हैं, और उस बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। सो इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे, है ना, ये बहुत सारे छोटे छोटे बोन से बने होते हैं जिनको वर्टिब्रे कहते हैं। द बैकबोन कंसिस्ट्स ऑफ 33 वर्टिब्रे, है ना, फिगर 5.11 द बैकबोन। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल कितने वर्टिब्रे हैं, छोटे छोटे बोन्स, 33। द रिब केज इज ज्वाइंट टू दीज बोन्स, और इन बोन्स में रिब केज क्या होता है, ज्वाइंट रहता है। If backbone was made up of only one long bone, will your friend be able to bend? Of course not. तो ये जो छोटे छोटे, ये जो मल्टीपल ज्वाइंट्स है, certain extent without moving the backbone also we can bend to a certain extent. पर जहां जिस तरह का मूवमेंट हो पा रहा है वो मूवमेंट नहीं हो पाता। क्या क्वेश्चन है, will your friend be able to bend? क्या तुम्हारा जो दोस्त है झुक पाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे से बातों को समझ लेते हैं, बट हम कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज मूवमेंट का मतलब होता है जैसा मूवमेंट अभी वो कर पा रहा है क्या वैसा मूवमेंट कर पाता, ठीक है, तो वो नहीं कर पाता, ठीक है। सो इन सारे मूवमेंट्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्या, तो छोटे छोटे पॉइंट पे, है ना, ये जो जॉइंट्स है, यानी जितने मूवेबल जॉइंट्स होंगे वही हमारे मूवमेंट को इजी बनाते हैं। अब कह रहा है क्या, मेक योर फ्रेंड स्टैंड विथ बोथ हैंड्स प्रेस्ड टू द वॉल। अब अपने दोस्त को बोलो कि दोनों हाथों को दीवार में से पकड़कर खड़े हो जाए, एंड आस्क हर टू पुश द बैकबोन दीवार, ओके ओके, नहीं, एंड आस्क हर टू पुश द वॉल, ठीक है, और उसको बोलो कि वॉल को धक्का देने के लिए, ठीक है। सो डू यू नोटिस, अब अगर वो धक्का देगी या देगा तो उसके जो शोल्डर बोन्स होंगे वो आगे की तरफ निकलेंगे। अभी देखो क्या क्या होता है ना, ये किस चीज पे नोटिस करने के लिए कह रहा है। सो जो बोन्स है बेटा, so bones on the back are prominent where the shoulders are, they are called shoulder bones। तो यहाँ पे एक्चुअली जब हम दीवार में धक्का दे रहे हैं तो उस वक्त में जो हमारा बोन्स पीछे निकल रहा है वो प्रोमिनेंट बोन्स है, शोल्डर बोन्स कहलाता है। ये जो आपका पीठ का जो कंधे का हड्डी है ना, कंधे का हड्डी, दैट मींस की शोल्डर का हड्डी, शोल्डर बोन्स, ठीक है। फिगर 5.12 देखो यहाँ पे, ये जो आपका निकलता है ये वाला ये है आपका शोल्डर बोन, है ना, जिसको पकड़ के, है ना, ऐसे 2-3 बार खींचा जा सकता है, ठीक है। आप क्या रहा है, मुझे बहुत दिक्कत देता है, मोस्ट ऑफ टाइम इसके अंदर जाने का कोशिश करता रहता है ऐसा। ओ आप देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब कुछ उस तरह से बना होता है, वो गलत जगह नहीं एंट्री कर सकता है। अगर एंट्री कर रहा है तो फिर डॉक्टर से दिखवाने की जरूरत है। फिर देखिए, ऑब्जर्व फिगर 5.13
ये जो पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन मतलब वो जहां पे जो आपका हिप बोन्स जिसको आप कहते हैं, आप उसको पेल्विक बोन कह सकते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स, ये जो बना हुआ है वो पेल्विक बोन्स है। दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, पेट के नीचे का जो हिस्सा होता है वो उसके अंदर का जो फ्रेमवर्क होता है वो यही होता है पेल्विक बोन। दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन, इसी बोन्स के ऊपर हम लोग बैठते हैं और इसी बोन्स के आसपास में थोड़ा मसल्स वगैरह ज्यादा होता है ताकि है ना डायरेक्ट सारा प्रेशर बोन्स के ऊपर ना आए, है ना। बोन्स थोड़ा कुशनिंग इफेक्ट, वहां पे जो मसल्स होते हैं वो हल्का कुशनिंग इफेक्ट देते हैं ताकि हमारे बोन्स पे ज्यादा मतलब कि प्रेशर ना पड़े, ठीक है। द स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स ज्वाइंट टुगेदर। अब जो हम लोग का जो खोपड़ी होता है, स्कल जो होता है वो बहुत सारे बोन से जुड़कर बना होता है। इट इंक्लूजेस एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। ये हमारे दिमाग, जो हमारा जो दिमाग होता है वो तो हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको एक्चुअली सेफगार्ड करता है स्कल। उसको कौन सेफगार्ड करता है? स्कल। और ये जो स्कल होता है एक्चुअली कोई सिंगल बोन नहीं होता है, ये बहुत सारे बोन्स का से जुड़कर बना होता है ना। तो ज्वाइंट्स होते हैं जिसको फिक्स्ड ज्वाइंट कहा जाता है, ठीक है। वी डिस्कस्ड मेनी बोन्स एंड द ज्वाइंट्स ऑफ आवर स्केलेटन। अभी जो हम लोग पहले जो ज्वाइंट के बारे में पढ़े हैं, बोन्स के बारे में पढ़े हैं, वो सारे के सारे बोन्स हो गए या ज्वाइंट्स हो गए, वो हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, है ना, ठीक है। तो कौन कौन सा ज्वाइंट्स पढ़े थोड़ा एक बार रिव्यू कर देते हैं हम लोग। तो हम लोग पढ़े रिब केज, रिब नहीं, हम ज्वाइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो फिर सबसे पहले पढ़ते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पाइवोटल ज्वाइंट्स, हिंज ज्वाइंट। मुझे पूछे हैं कि नहीं पूछे? नहीं पूछे हैं। हिंज ज्वाइंट और फिक्स्ड ज्वाइंट, ठीक है। ज्वाइंट में हम लोग 4 पढ़े थे और भी पढ़े थे, और पढ़े थे नहीं, बस नहीं 4 पढ़े थे, ठीक है। और बोन्स में तो बैक बोन हो गया, पैल्विक बोन हो गया, उसके बाद ये वर्टिब्रे कितना होता है 33, रिब केज पढ़े थे। रिब केज में रिब्स कितने होते हैं दोनों तरफ, तो 12 होते हैं, 12, ठीक है। सो देयर आर सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। हमारे इस स्केलेटन में कुछ एडिशनल पार्ट्स होते हैं दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स एंड विच कैन बी बेंट। कुछ मतलब स्केलेटन का ही हिस्सा होता है पर वो उतने हार्ड नहीं होते हैं जिसको बोन्स खा सके हम लोग। तो बोन्स उसको नहीं कहते हैं बट वो स्केलेटन का पार्ट होते हैं, ठीक है। सो दे आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स एंड विच कैन बी बेंट, सो दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज। अब ये जो कार्टिलेज है वो कहाँ होता है भाई? तो कान का जो ये हिस्सा है जो कि शेप तो देता है, एक फ्रेमवर्क देता है, बट ये कार्टिलेज इतना सॉफ्ट है कि इसको अगर हम लोग चाहते हैं तो अपने उंगलियों से मोड़ भी लेते हैं, है ना। इसको आगे पीछे मोड़ लेते हैं पर जैसे ही छोड़ते हैं फिर से वो अपने शेप में आ जाता है। तो इस तरह का जो फ्लेक्सिबल हिस्सा होता है जो कि उतना हार्ड नहीं होता है, जैसे हमारा बोन्स है, बोन्स को हम लोग तभी फोल्ड कर सकते हैं जब उसको तोड़ दे, अदरवाइज बोन्स हमारे फोल्ड होने वाले नहीं है। तो बोन्स हमारे फोल्ड नहीं हो सकते हैं पर कार्टिलेजेस हो सकते हैं। तो ये हमारे थोड़े से सॉफ्ट बोन्स कह सकते हैं उसको। सो ये हमारा स्केलेटन का ही पार्ट है। अब क्या है यहाँ पे, फील योर ईयर, डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट्स दैट कैन बी बेंट? फिगर 5.15, अपर पार्ट ऑफ द ईयर हैज कार्टिलेज एंड द ईयर लोब। ईयर लोब में एक्चुअली जो नीचे वाला पोर्शन है आपका, उसमें जो है उसमें देखो सिर्फ स्किन है, उसमें सिर्फ आपका वो सिर्फ स्किन है या आप जो उसको कह सकते हो कि मसल्स है। उसके अलावा ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें आपका कार्टिलेज है। एक और प्रूफ भी इसका तो एक्सरे तो है ही, प्लस जैसे इयरिंग मोस्ट लड़कियां पहनती हैं, अगर कोई बोन होता तो फिर तो दिक्कत हो जाता उसको करने में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है, डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट्स दैट कैन बी बेंट? सो देयर डू नॉट सीम्स टू बी एनी बोन्स देयर, isn't it? Do you notice anything different between the earlobe and the portions above it? है ना। तो बिल्कुल जो हमारा ईयर लोब है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये तो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, जबकि ये वाला थोड़ा हार्ड होता है, हल्का हार्ड होता है। तो ये जो हार्डनेस इसका है वो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट
कार्टिलेज, किसकी वजह से है? कार्टिलेज। सो एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर्स, जब आप है ना चाहे तो इसको दबाओ या इसको दबाओ तो आपको वो डिफरेंस पता चलेगा। So you do feel something in the upper part of the ear that is not as soft as the earlobe but not as hard as a bone, है ना। तो यानी कि ये जो है आपका जो ऊपर वाला, जो कान का जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है वो हार्ड तो है पर इसकी तरह सॉफ्ट भी नहीं है और ना ही बोन्स की तरह, जैसे कि हाथ उंगलियों में या फिर बाकी जो हमारे बॉडी में जो बोन्स है उसकी तरह वो टफ भी नहीं है। सो दिस इज कार्टिलेज। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के जॉइंट्स में भी एक कार्टिलेज होता है। क्यों होता है? बिकॉज ये जॉइंट तो करता ही है और साथ में एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है हमारे बोन्स को। इसके अलावा हमारा जो मसल्स है, जो लिगामेंट या आप उसको मसल्स कनेक्टिंग मसल्स कह सकते हैं, तो ये जो है हमारे दो हड्डियों को ज्वाइंट करता है। क्या करता है? हमारे हड्डियों को ज्वाइंट करता है। सो वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स। यहां देखो देवांश, सो वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स। सो हमारा जो स्केलेटन है वो किससे बना है? बहुत सारे बोन्स से बना है, ज्वाइंट्स एंड कार्टिलेज। ठीक है, और ज्वाइंट से बना है, कार्टिलेज से बना है। सो यू कुड फील, बेंड एंड मूव मेनी ऑफ देम। ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक। अब इस पे थोड़ा सा मेहनत करेंगे, है ना, और मेहनत करके नोटबुक में हम इसमें हड्डी राजा बनाएंगे। हड्डी राजा दैट मींस कि स्केलेटन बनाएंगे और स्केलेटन बना के प्रैक्टिस करेंगे। अब इस तरह का जो डायग्राम्स होता है ना, ये हमारे डायग्राम जो है हमें बहुत अच्छा मार्क्स दिलवा सकते हैं एग्जाम्स में। अब इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। किसी भी चीज को परफेक्ट करने के लिए प्रैक्टिस के बगैर हम लोग ऐसा कर नहीं सकते हैं। सो वी हैव लर्नड अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी एंड अबाउट जॉइंट्स दैट हेल्प अस टू मूव इन डिफरेंट वेज। सो इन सारे पूरे बुक्स में जो हम लोगों ने पढ़ा वो बोन्स के बारे में पढ़ा, ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ा और कैसे हम लोग उसको मूव करते हैं अलग अलग तरीके से। सो व्हाट मेक्स द बोन्स मूव द वे दे डू, लेट अस फाइंड आउट। अब पता करेंगे कि ठीक है बोन्स है, सही बात है, ठीक है ज्वाइंट्स है, वो भी सही बात है, बट क्या ज्वाइंट्स और बोन्स सफिशिएंट है मूवमेंट के लिए? नहीं, इट्स नॉट 100% सफिशिएंट फॉर द मूवमेंट। सो क्या चीज है जो एक्स्ट्रा और हमको चाहिए? सो मेक अ फिस्ट विथ वन हैंड। नर्व्स तो चाहिए। एक्चुअली हमारे बॉडी में पूरा का पूरा सिस्टम है, हमारे बॉडी में पूरा का पूरा सिस्टम है और एक नहीं है, कई एक सिस्टम है और उन सारे सिस्टम्स का जो म्यूचुअल इम्पैक्ट होता है वो हमारे बॉडी में किसी भी फंक्शन को कोई पार्ट ही नहीं जो कि इम्पोर्टेंट ना हो। खाली एक है जो कि इंटेस्टाइन से शायद कनेक्टेड है, तो वो अलग बात है ना। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें जो होती हैं वक्त के साथ है ना एब्सोल्यूट हो जाती हैं, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती हैं, तो हमारा बॉडी धीरे धीरे उसको क्या करता है, तो वो उसको बनाना ही छोड़ देता है। जैसे कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो हमारी जो टेल थी ना वो धीरे धीरे खत्म हो गई है ना। मतलब हम लोग बंदर थे ना, तो बंदर थे तो हमारी टेल खत्म हो गई, मगर फिर भी अभी भी थोड़ा सा छोटा सा हल्का सा हड्डी है और जो कि इम्पोर्टेंट भी है, नहीं तो हम लोग ऐसा तो अच्छा ठीक है। अब क्या रहे हैं, मेक अ फिस्ट विथ वन हैंड, बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विथ थंब। अय्यो, सो मतलब ये क्या कह रहा है कि अब एक फिस्ट पहले बना लिए एक हाथ से, देखो मुक्का बना लिया, मुक्का, बेंड योर आर्म, अब अपने आर्म को बेंड कीजिए एट द एल्बो से, ठीक है, यानी कि किसी को पीटने वाले पोजीशन में आ गए। एंड टच योर शोल्डर, अब शोल्डर को टच कीजिए विद द थंब से टच कर दिए, है ना, बिल्कुल मसल्स को एकदम दिखाते हुए, ठीक है। फिगर 5.17, चलो फिगर 5.17 में पहले देख लेते हैं कि क्या किए हुए हैं। तो इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पे थंब निकालते हुए यहाँ इस शोल्डर को टच कर देंगे। अब जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये इलांगेट होगा। और जब हम इसको हाथ को ऐसे सीधा करेंगे तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो रिलैक्स होगा और ये जो आपका क्या था इलांगेटेड था वो भी
रिलैक्स होगा। ठीक है, तो ये इलोंगेटेड था, वो भी elongated का मतलब क्या है? कि वो लंबा हो रहा है। ओ तो वो जो लंबा हो रहा था वो भी अभी क्या होगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये वाला हल्का जो अभी इस कंडीशन में थोड़ा लंबा हो रहा था वो अभी इस कंडीशन में थोड़ा छोटा हो जाएगा, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वो अभी यहाँ पे रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में क्या है, तो वो एक बढ़ेगा, एक थोड़ा सा घटेगा, और इस कंडीशन में एक और बढ़ जाएगा और एक और घट जाएगा। ठीक है, तो ये मूवमेंट जो है, यानी कह सकते हैं कि दो रबड़ लगे हुए नीचे में और ऊपर में, और ये दोनों रबड़ जो है वो हमारे हाथ के दोनों मूवमेंट के लिए, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। खाली इस रबड़ को खींचना नहीं। ठीक है, तो ये जो रबड़ है इसको हम लोग रबड़ ना कह के मसल्स कहते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जब हम अपने आर्म्स को फ्लैक्स करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये दो एक्टिविटीज होता है जिसकी वजह से हमारे हाथ का मूवमेंट होता है। सो अब ये कह रहा है कि डू यू ऑब्जर्व अ swollen रीजन इन द अपर आर्म? यस, वो जो हमारा जो स्वेल कर रहा है वो वहां पे क्या हो रहा है, तो हमारा वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। सो दिस इज अ मसल, द मसल बल्ज्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। वो वहां पे बल्ज क्यों हुआ है, इट बिकम्स स्मॉलर इन लेंथ, तो उसका लेंथ जो है वो कम हुआ है। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये इस बात को दिखलाता है, ये इस बात को दिखलाता है कि हमारा जो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो एक साथ एक जगह बल्ज करेगा, थोड़ा सा उभरेगा, सो इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। दोबारा से फिर आर्म को नॉर्मल पोजीशन में करेंगे जैसा कि फिगर 5.17 बी में दिखलाया गया है। What happened to the muscles? Is it still contracted? No. अब दूसरे वाले कंडीशन में ये कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रहता है। So you can observe similar contraction of muscles in your leg. अब आपको लगभग इसी तरह का कॉन्ट्रैक्शन फील होगा जब आप अपने पैर में इस तरह का मूवमेंट करेंगे। ठीक है, जब आप दौड़ेंगे या फिर चलेंगे, तो आप जब दौड़ते हैं या चलते हैं तो उसी तरह का कॉन्ट्रैक्शन होता है जिस तरह से आप हाथ को फ्लैक्स करते हैं तो होता है। So when contracted, the muscles become shorter, stiffer and thicker. It pulls the bone. तो ये जो बोन्स को क्या करता है, पुल करता है। ठीक है, अब देखिए मसल्स वर्क इन पेयर्स। मसल्स जो है वो पेयर्स में काम करता है, यानी कि एक दूसरा डायरेक्शन में होता है, एक दूसरे डायरेक्शन में। पेयर 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 मतलब दो एक साथ दो मसल्स होता है, एक खींचता है तो एक टाइट होता है, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक इलोंगेट होता है, एक रिलैक्स होता है तो दूसरा भी रिलैक्स होता है, फिर कभी कभी एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरा इलोंगेट होता है। ठीक है, अब देखिए द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, द अदर मसल्स ऑफ द पेयर रिलैक्सेस। ठीक है, मतलब इस पोजीशन में हमेशा हम लोग यानी कि जिस तरफ का भी मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्चुअली बोन्स उस डायरेक्शन में क्या होता है, खींचा जाता है। यहाँ देखिए अभी ऐसे में ये रिलैक्स हुआ है ना, यहाँ देखिए, हाँ यहाँ देखिए ये वाला हाथ है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो बोन्स ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है। अभी ये रिलैक्स होगा तो ये फिर नीचे डायरेक्शन में जाएगा। सीधी सीधी कहानी है। और इसको कौन कंट्रोल करता है, नर्व्स। नर्व्स को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। और ब्रेन्स को कौन कंट्रोल करता है, जो खाना पीना खाते हैं उसकी वजह से एनर्जी मिलता है। तो कंट्रोल करना नहीं ना, वो सप्लाईज, वो तो यानी रिसोर्सेज हो गया। कंट्रोल नहीं कह सकते हैं कि वो उसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। तो हमारा जो पूरा का पूरा फंक्शन है ना, पूरा बॉडी जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, सारे फंक्शंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब देखो मसल्स वर्क्स इन पेयर, which one of them contracts, the bone is pulled in that direction। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उस डायरेक्शन में वो मूव करता है। गौर से पढ़ो, which one of them contracts, जो उन दोनों में से जो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, bone is pulled in that direction, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो उस डायरेक्शन में जाएगा। द अदर मसल्स ऑफ द पेयर रिलैक्सेस, और जो दूसरा वाला मसल्स है वो रिलैक्स करेगा। सो टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हमको मूव करना है तो वो जो अभी कॉन्ट्रैक्टेड है उसको रिलैक्स करना पड़ेगा। द रिलैक्स्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जो रिलैक्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा टू पुल द बोन्स टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हाइल द फर्स्ट रिलैक्सेस। यानी कि एक जिस तरह से कैसे हम लोग मतलब मान लो कि ऊपर वाला अगर
ऊपर वाला जो मसल्स है वो एक्चुअली इट कैन नॉट पुश, है ना। तो मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, रिलैक्स हो सकता है, पर ये मसल जो है वो पुश नहीं कर सकता है, ठीक है। हाँ। मसल्स जो है वो पुल कर सकता है, रिलैक्स हो सकता है, पुश नहीं करता है। Thus, two muscles have to work together to move a bone. तो किसी भी बोन को मूव करने के लिए कम से कम दो मसल्स का होना जरूरी है ना। और तब जाकर क्या होता है, तो बोन्स में मूवमेंट होता है। सो आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, यानी कि क्या मतलब जब भी मूवमेंट होगा तो मसल्स और बोन्स का जरूरत है। हाँ है। सो हाउ डू अदर एनिमल्स मूव? बाकी दूसरे एनिमल्स कैसे मूव करते हैं? एग्जैक्टली सेम ही तरीके से करते होंगे। क्यों? Earthworm, insects. So our muscles and bones always required for movement. So how do other animals move? तो भाई मेजॉरिटी जो है एनिमल्स जो है ना, वो ऐसे ही मूव करते हैं। अब जो तुम बात कर रहे हो कि अर्थवॉर्म्स के बारे में, है ना, तो अर्थवॉर्म्स में क्या है? मेजॉरिटी, हाँ आपकी, ठीक है ना। यहाँ पे सारे एनिमल्स वैसे ही करते हैं। तो कर लेते तो बोल दूंगा ना। अच्छा ठीक है। So do all animals have bones? है ना, नहीं। So what about an earthworm और earthworm के बारे में, है ना, ये कह रहा है snail. Let us study the manner of the movement, that is the gait of some animals. gait मतलब पढ़ लेते हैं ना, ठीक है। अच्छा, तो अब इस चीज को है ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।